देखिए भैया, दो कंफ्यूजन लगातार मैं देखता आ रहा हूं भारत में लोगों के लिए हमेशा रहते हैं। भारत में हिंदुत्व की जो विचारधारा को वीर सावरकर के साथ जोड़ करके देखा जाता है, ये सरासर गलत है। ठीक है, सही भी है गलत भी है, लेकिन कम आपको कहते हैं ना, बैलेंस बना के चलना चाहिए। और दूसरी बात, अभी राजनाथ सिंह जी का जो बात निकल के सामने आई है वीर सावरकर की माफी वाला, तो सारी बात मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो हुआ क्या दोस्त, राजनाथ सिंह ने सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है ऐसा उन्होंने कहा, और यह भी कहा कि अंग्रेजों के सामने बार बार माफी नामा दिया गया, लेकिन सच्चाई यह है कि क्षमा याचिका उन्होंने खुद को माफ किए जाने के लिए नहीं दी थी। उनसे महात्मा गांधी ने कहा था कि क्षमा याचिका दायर कीजिए। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने क्षमा याचिका की थी, ध्यान से। अब ये बात जब राजनाथ सिंह जी कहते हैं तो सोशल मीडिया पे जितने भी हिस्टोरियंस हैं, पत्रकार हैं, इंटेलेक्ट हैं, कई सारे लोगों ने अपनी टिप्पणी देना शुरू कर दी। शुरुआत करूंगा असदुद्दीन ओवैसी से, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये लोग इतिहास को तोड़ करके पेश कर रहे हैं। एक दिन ये लोग हमारे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के दर्जे से हटा करके सावरकर को ये दर्जा दे देंगे। न्यायाधीश जीवन लाल कपूर की जांच में गांधी की हत्या में सावरकर की मिली भगत पाई गई थी। इसके बाद ओवैसी ने सावरकर को लिखा गया महात्मा गांधी का खत का जो पूरा ब्यौरा है उसको ट्विटर पे पेश कर दिया। ओवैसी ने लिखा कि देखो सर राजनाथ सिंह जी, यहां सावरकर को लिखा गया है, गांधी जी का पत्र है, और इनमें कही गई जो सारी बातें हैं, अंग्रेजों से माफी मांगने वाली बात का भी जिक्र है। आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट यहां पर दोस्त। और कुछ इतिहासकारों का रेफरेंस अगर मैं आपको दूं तो यहां पर एक ऐड ऑन करना चाहूंगा आप सभी के लिए। आप चाहे तो पुस्तक पढ़ भी सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, लेकिन भैया पत्रकारिता में हम दोनों चीज आपको पता के चलेंगे। देखिए, अगर आप उदय माहोरकर और चिरायु पंडित की जो किताब पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाता है कि गांधी की हत्या में अपना नाम आने के बाद सावरकर काफी दुखी हो जाते हैं, और लेखकों के अनुसार उनकी किताब में वह पूरी कहानी है कि कैसे सावरकर निर्दोष थे और उन्हें फंसाया गया था। किताब दावा करती है कि नेहरू कैबिनेट के कई मंत्री केस में सावरकर का नाम लाने के खिलाफ थे। अब किताब में यह भी लिखा है कि किस तरह से ट्रायल के दौरान बी.आर. अंबेडकर ने सावरकर की मदद भी की थी। इस किताब को आप लोग पढ़ भी सकते हैं। तो ना आपको दोनों बात पता होनी चाहिए, दोनों बात पता होंगी तो आप बैलेंस तरीके से चीजों को समझ भी पाएंगे। लेकिन वहीं सोशल मीडिया पे जिक्र में कर रहा था तो महाराष्ट्र सरकार में एक मंत्री हैं और कांग्रेस के नेता हैं असलम शेख ने ट्विटर पर लिखते हुए कहा कि देखो इतिहास इतिहास ही रहेगा। बीजेपी के महानायक सावरकर ने 1 2 3 4 5 6 क्षमा याचिकाएं की हैं। 1911, 1913, 1914, 1915, 1918 और 1920 में अंग्रेजों को लिखी थी, जिसमें वो माफी की भीख मांग रहे थे। और वो ट्वीट आप देख सकते हैं। सावरकर ने अपनी पहली, और अन्य पत्रकार लिखते हैं कि सावरकर ने अपनी पहली माफी 30 अगस्त 1911 के दिन लिखी, दूसरी 1913 में, उसके बाद 1917 में लिखी। अब तक लिखे जाते हैं जब तक 1924 में जेल से रिलीज नहीं हो गए थे, जबकि गांधी अफ्रीका से तो 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। गांधी से पहले ही सावरकर ने 2 बार तो माफी मांग ली थी, है ना। ये सारी बातें पत्रकार ने कही हैं। लेकिन एक फैक्ट बात आप ये समझ लीजिए, कभी भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनसंघ के सदस्य विनय दामोदर सावरकर नहीं थे, लेकिन फिर भी उनका नाम संघ परिवार में बहुत इज्जत के साथ लिया जाता है और सम्मान के साथ लिया जाता है। इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा आगे। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए, साल 2000 में भी वाजपेयी सरकार ने तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायण के पास सावरकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उन्होंने उसे उस वक्त स्वीकार नहीं किया गया था, है ना। लेकिन मांग अभी भी उठती है। बताया जाता है कि अपने राजनीतिक विचारों के लिए सावरकर को पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया था। 1910 में उन्हें नासिक के कलेक्टर की हत्या में संलिप्त होने के आरोप लंदन में गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उन पे आरोप था मर्डर का। अब देखिए गांधी ने सावरकर पर क्या क्या लिखा है, तो अलग अलग बात मैं आपको समझाता हूं। अगर आप देखेंगे दिसंबर 1919 में एक शाही घोषणा हुई थी, जिसके तहत कई राजनीतिक बंदियों को रिहा किया गया था, सिवाय सावरकर बंधुओं के। गांधी ने 26 मई 1920 को यंग इंडिया महात्मा गांधी कलेक्टेड वर्क्स वॉल्यूम 20 पेज संख्या 368 में साफ तौर पर लिखा है, और वो लिखते हैं भारत सरकार और
प्रांतीय सरकारों के चलते कई कैदियों को शाही क्षमा का लाभ मिला है, लेकिन कई प्रमुख राजनीतिक अपराधी हैं जिन्हें अभी तक रिहा नहीं किया गया है। मैं इन्हें सावरकर बंधुओं को भी इसमें गिनना चाहता हूं। वे उसी तरह के राजनीतिक अपराधी हैं जैसे पंजाब में रिहा किए गए हैं, और घोषणा के प्रकाशन में 5 महीने बाद भी इन दो भाइयों को अपनी आजादी नहीं मिली है। सावरकर के बड़े भाई के निधन के बाद 22 मार्च 1945 को सेवाग्राम से लिखी एक चिट्ठी का जिक्र मैं करना चाहूंगा। कलेक्टेड वर्क्स ऑफ गांधी वॉल्यूम 86 पेज 86 में गांधी ने लिखा है, उन्होंने भाई कहा है, गांधी ने लिखा, भाई सावरकर, मैं आपके भाई के निधन का समाचार सुनकर के ये पत्र मैं आपको लिख रहा हूं। मैं उसकी रिहाई के लिए थोड़ी और कोशिश की थी और तब से मुझे उसमें दिलचस्पी थी। आपको सांत्वना देने की जरूरत कहां है, हम खुद ही मौत के पंजों में हैं। मैं आशा करता हूं कि उनका परिवार ठीक रहेगा। आपका M.K. गांधी। एक और जिक्र मैं करता हूं यहां पर, एक और चिट्ठी है, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ गांधी वॉल्यूम 38 पेज नंबर 138। गांधी ने लिखा था कि मैं राजनीतिक बंदियों के लिए जो कर सकता हूं वो मैं करूंगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं डर की वजह से चुप रह गया हूं। राजनीतिक बंदिशों के संबंध में जो हत्याएं के अपराध में जेल में हैं, उनके लिए कुछ भी करना मैं उचित नहीं समझूंगा। मैं बिंदु पर बहस नहीं करूंगा। हां, मैं भाई विनायक सावरकर के लिए जो बन पड़ेगा वो मैं करूंगा। यानी कि इस बात से आप ये भी बात समझ सकते हैं कि गांधी और सावरकर के बीच में ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, ये वाली बात आप नहीं कह सकते हैं। इस बात को आप गलत ठहरा सकते हैं। गांधी ने कई मौके पर सावरकर को भाई कहकर के संबोधित किया है, वहीं सावरकर के लिए गांधी महात्मा थे। अब इतिहास की बातें हैं, ये आपको समझ में आ रही होंगी, लेकिन सेकंड साइड भी लगे हाथ में आपको समझा ही देता हूं दोस्त। देखिए, भारत में कहा जाता है ना, हिंदुत्व की जो विचारधारा को लेकर के वीर सावरकर के साथ हमेशा से जोड़ा जाता है। लेकिन दोस्त, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आजादी से पहले भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 6 साल बाद 1915 में वीर सावरकर ने हिंदू महासभा के नाम से एक राष्ट्रवादी संगठन की स्थापना की थी। वीर सावरकर को हिंदुत्व की विचारधारा का जनक कहा जाता है, लेकिन देश के इतिहास से जुड़े पन्नों में झांकने के बाद तस्वीर पूरी तरह से बदलती नजर आती है। दोस्त, इतिहास के पन्नों में हिंदुत्व की विचारधारा की जड़ें आपको बंगाल से जुड़ी हुई दिखाई देंगे, बिल्कुल दिखाई देंगी, पढ़ेंगे तो। ठीक है, अब देखिए, इन जड़ों पर बारीकी से हम नजर डालने की कोशिश करते हैं। देखिए, सावरकर के होश संभालने से पहले ही बंगाल में हिंदुत्व की विरासत को सहेजने का प्रण ले लिया गया था। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। हिंदुत्व, भारत माता, वंदे मातरम जैसे शब्द को पश्चिम बंगाल की धरती पर ही मूर्त रूप दे दिया गया था। कहना बिल्कुल भी गलत कहीं से भी नहीं होगा कि सावरकर तो बाद में आए हैं। हिंदुत्व का इतिहास पश्चिम बंगाल से शुरू हो जाता है। ठीक है, एक शब्द में अगर मैं एक बात को कहना चाहूं तो सिर्फ यही कहूंगा कि हिंदुओं के सामाजिक सुधार को लेकर के 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से जो समुद्र मंथन शुरू हुआ, उत्तरार्ध में चलकर के उसी से हिंदुत्व का जन्म हुआ। कहानी शुरू होती है बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग के पश्चिमी शिक्षा और संस्कृति के संपर्क में आ जाने से, और शुरू होता है हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का महाअभियान। देखिए, अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा थोड़ा बहुत स्कूल में भी, तो भारतीय पुनर्जागरण या हिंदू पुनर्जागरण का नाम भी देता है। इस अभियान के अग्रदूत और आधुनिक भारत के जनक कहे जाने वाले राजा राम मोहन रॉय, ये तो पढ़ा होगा ना आपने अपने CBSE में भी और भी कक्षा में। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। सती प्रथा, जातिवाद, इन सब को स्वायत्ता पे सख्त ऐतराज करते हुए उन्होंने अभियान चलाया। महिला शिक्षा, विधवा विवाह के लिए वकालत शुरू की थी। लेकिन इसी के साथ साथ मूर्ति पूजा, धर्म ग्रंथ और अवतारों का विरोध भी शुरू हुआ था। 1892 के चंद्रनाथ बसु की किताब है हिंदुत्व प्रकाशित हुआ था। हिंदुत्व शब्द का संभावित सबसे पहला प्रचलित उपयोग इसी किताब में हुआ है। ठीक है, यह किताब हिंदुओं को जागृत करने के उद्देश्य से लिखी गई है। हिंदू जागरण के अभियान की शुरुआत तो विलायती शिक्षा और संस्कृति के बढ़ाने के प्रभाव के कारण हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हिंदू राष्ट्रवाद की शक्ल ले ली। अब इसकी मूल भावना
ये थी कि हिंदू कमतर नहीं है, उसे दबाया नहीं जा सकता है। और इस तरह से बंगाल में हिंदुओं के ध्रुवीकरण का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसमें ब्रिटिश हुकूमत में मुस्लिम ध्रुवीकरण की संभावना टटोली और आगे चल करके 1905 में बंगाल का हिंदू मुस्लिम आबादी के लिहाज से विभाजन कर दिया गया था। बंगाल में हिंदुत्व के नाम पर लोगों को इकट्ठा करने वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ जाती है और इस दौरान बने संगठन में मुस्लिमों के एंट्री पर बैन था। जून 1909 के दौरान भारतीय चिकित्सा सेवा के अधिकारी यूएन मुखर्जी द्वारा लिखे गए हिंदू अ डाइंग रेस पत्रों की एक पूरी श्रृंखला है, एक पूरा सीरीज है, एक समाचार पत्र में छपा भी था। इन पत्रों में बताया गया था कि कैसे मुस्लिम शासकों के देशों पर कब्जा करने से वहां के नागरिकों पर खतरा बढ़ता चला गया और मुखर्जी ने अपने पत्र में हिंदुओं को इस खतरे से आगाह करते हुए इसे बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की बात की थी। जब 1892 में चंद्रनाथ बसु की किताब हिंदुत्व प्रकाशित हुई थी, तब सावरकर 9 वर्ष के थे, तो गिल्ली डंडा खेलते ही होंगे उस वक्त। तो हिंदुत्व शब्द का प्रतिपादन वीर सावरकर से एक किताब के माध्यम से किया गया था, ठीक है। जबकि 1909 में सावरकर ने कई ब्रिटिश लाइब्रेरी में साक्ष्य जुटा करके, दस्तावेजों को जुटा करके 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम पर किताब लिखी, जिसके छपने पर अंग्रेजों ने बैन लगा दिया था। अब तक 1857 संग्राम को सैन्य विरोध के रूप में जाहिर किया गया था। अब जबकि सावरकर ने इसे भारतीय नजरिए से लिखा था। देखिए, सावरकर के बारे में आपको पता ये भी होना चाहिए कि आस्था के लिहाज से देखें तो सावरकर एक नास्तिक थे। अब उनकी गतिविधियां और संगठनात्मक अभियान पहले से ब्रिटिश राज के विरोध से ही शुरू हो गए थे, जो आगे चल करके इस्लामिक कट्टरपंथ विरुद्ध केंद्रित हो गए थे। अब उनकी विचारधारा से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भीतर काफी अच्छी मान्यता मिलती है, सम्मानपूर्वक नाम लिया जाता है, जिसकी वजह यह है। आरएसएस में एक नाम और बहुत चर्चित है, वो है गोलवलकर साहब का, वो उनके गुरुजी भी हैं। तो उनकी एक राय में पढ़ रहा था, एक इतिहासकार हैं रामचंद्र गुहा हैं, उनको जब मैं पढ़ रहा था तो वहां मुझे पता चला, तो जो सावरकर की जो विचारधारा थी मुसलमानों के लिए क्या थी, वो मैं आपको बता के चल सकता हूं। यहां पर वो कहते हैं कि विदेशीपन को त्याग दीजिए, हिंदू मान्यताओं को अपनाएं और उनकी पूजा करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको हम सेकंड सिटीजन बना देंगे, ठीक है, आपको बना देना चाहिए। और स्पेशल स्टेटस नहीं, सर्विस नहीं, नो फंडामेंटल राइट्स, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये सब बातें थी। तो ये मेरे ख्याल से आपको एक छोटा सा इंसाइट तो मिल गया होगा दोस्त कि मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं। फिलहाल देखिए, सब्सक्राइब तो आप कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप दबाइए, लेकिन देख दोस्त, क्योंकि फाइनेंशियली भी मुझे आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है और इतिहास को भी समझाने के लिए थोड़ी टीम की भी आवश्यकता है, ताकि ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा सकूं। बस आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा, भैया आप जाइए, मेंबरशिप लीजिए और हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, बोले मेरे साथ मिलकर के जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।